मैं दिल से मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी एक साधु के भेष में रावण है। क्योंकि अगर आप देखें, जब कोविड चल रहा था, जब दिल्ली जल रही थी, जब दिल्ली इतनी त्राही त्राही मची हुई थी, दिल्ली में लोग मर रहे थे, तब ये आदमी बैठकर अपना शीश महल बनवा रहा था। वो घर इतना चमकता है और इतना बड़ा है और इतना आलीशान है कि मतलब विश्वास ही नहीं होता कि ये अरविंद केजरीवाल जी का घर है, उनके द्वारा बनवाया गया, और वो भी सरकारी पैसों से। जहां तक लिकर स्कैम का सवाल है, ये पूरा देश जानता है कि ये स्कैम हुआ है। अभी डीपीसीसी ने एक रिपोर्ट निकाली है, जो कि सरकारी डिपार्टमेंट है, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट है। उसने रिपोर्ट निकाली कि 7,000 crores हैव बीन स्पेंट इन द पास्ट ईयर्स टू क्लीन यमुना। 7,000 करोड़ कहाँ चले गए? मुझे लिटा के जमीन पे जूतों से पीटा गया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, और अरविंद केजरीवाल जी घर के अंदर थे और वो बाहर तक नहीं आए, वो ड्राइंग रूम तक नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विभव एक गुंडा है और बेल देते हुए रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि इसको कोई और इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी जाएगी। विभव कुमार को अब Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है पंजाब सरकार द्वारा। उनकी पार्टनर इन क्राइम है आतिशी मारलेना जी, उनको उतारा गया और उन्होंने हंस हंस के मेरा चरित्र हरण करा कि देखिए इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखिए इसके तो सर नहीं फूटा। आतिशी मारलेना जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी कालका जी चले जाइए, सड़कें ऐसी टूटी पड़ी हैं। मतलब एक महिला स्कूटी लेके 2 बच्चों को साथ लेके चल रही थी, उसने मुझे बताया कि मुझे डर लग रहा है कि कब मेरे बच्चे गिर जाएंगे, कब मैं गिर जाऊंगी। सो यू टेल मी, हाउ विल आई नॉट बी disillusioned by Mr. Arvind Kejriwal? Hello and welcome to the Pamphlet Podcast. I'm Nirva Mehta. Politics is a dirty word. We have grown up listening to that phrase. But what if the girl next door turns out to be a Rajya Sabha MP, So that is the guest we have today, Swati Maliwal. She started as an engineer. She was in her corporate life. She had her, corporate life set, career set. But at some point, something clicked. She took to activism, and she was part of one of the most prominent political activism in the 21st century, in fact, and which eventually became a political party. And she is now a Rajya Sabha member of parliament from the same political party, and she is here with us today. Welcome, Swati. Hi, very Hi. nice to meet you. Great to meet you as well. We have a few questions lined up today. We'll start with the very basic. I think everyone wants to know that how did this happen? What made you pick up activism over your corporate career? Because obviously activism doesn't pay. Corporate life, you would have probably been doing really, really well financially, at least in terms of if you would have taken the conventional path, so to say. But what made you take this up? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी दर्द था और मैं काफ़ी रोती रहती थी, काफ़ी परेशान रहती थी। लेकिन 2006-2005 के अराउंड मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। मुझे अभी तक याद है कि मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म हुई और एक छोटा-सा स्कूल था मेरे घर के पास, जहाँ पे एक बूढ़े अंकल कुछ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाते थे। मतलब वो स्कूल क्या था, वो एक पेड़ के नीचे वो अंकल बैठकर कुछ बच्चों को पढ़ाते थे और मेरी जॉइनिंग हुई थी उस वक़्त HCL में, और 2-3 महीने का टाइम मिला था कि 2-3 महीने बाद आपको नौकरी जॉइन करनी है, एंड आई वाज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि अब मुझे ये जॉइन करना है। लेकिन जब मैंने उन बच्चों को देखा, उन अंकल को देखा, तो मुझे थोड़ा-सा गिल्ट महसूस हुआ। तो मुझे लगा कि चलो मैं मदद करती हूँ। और मुझे याद है कि जब मैंने वो जॉइन किया, मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ज़िंदगी बस यही है। क्योंकि जितना मैं उन बच्चों की मदद करती गई, जितना मैंने उनकी सेवा करी, उतना ही मुझे ऐसा लगा कि मैं होल होती गई। मतलब आई फेल्ट सो हैप्पी, आई फेल्ट सो पावरफुल, आई फेल्ट सो गुड इनसाइड, एंड आई रियलाइज्ड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि हमें कितने पैसे कमाने हैं, कैसी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, कैसे बड़ा घर होना चाहिए, या हमें एक्चुअली लोगों के लिए काम कर कर इस देश को बदलने की ज़रूरत है, खुद को बदलने की ज़रूरत है? तो ये सारे सवाल मेरे मन के अंदर आने लग गए और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की बाद, जो पढ़ाई के बाद जो नौकरी मिली, वो जॉइन नहीं करी, मैंने उसको छोड़ दिया
और मैं बस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। फिर वो बच्चे, मैं स्टार्टिंग में जब शुरू करा था तो 20 के करीब थे, वो 80 हो गए, वो 100 हो गए। लेकिन मेरे मन के अंदर बड़े सवाल उठते थे क्योंकि जो बगल में स्कूल था, सरकारी स्कूल, वो सरकारी स्कूल ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो मेरे मन के अंदर सवाल उठता था कि मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर जो बगल में स्कूल है, जो अस्पताल हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं कितने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में पढ़ाऊँगी? तो मुझे लगता है कि सरकारों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर माय एक्टिविज़्म स्टार्टेड। उसके बाद 2006 में ये सब चल रहा था, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2006 मैं संतोष कोहली से मिली, एक बहुत फायर ब्रांड एक्टिविस्ट, ज़मीन पे काम करती थी, सिर्फ 10वीं पास लड़की थी, झुग्गी में रहती थी, लेकिन मैंने उस जैसा एक्टिविस्ट अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो उससे मेरे को बड़ी सीख मिली और मैंने निर्णय लिया कि मुझे इनके साथ काम करना है। तब मैं अरविंद केजरीवाल जी से भी मिली, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन पे काम करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और मैंने ये टीम जॉइन करी और हम लोग 4 या 5 लोग ही होते थे। और 2006 से लेके 2011 जब तक ये मूवमेंट चली, जब तक ये मूवमेंट शुरू भी नहीं हुई, तो वो 5 साल, 6 साल मैं झुग्गियों के अंदर ही रही। 2006 से लेके 2012 तक, हाँ, मैं झुग्गियों के अंदर रही और मैंने घर भी एक तरीके से छोड़ दिया, कभी-कभी ही आती थी और मम्मी से मिलती रहती थी आकर, लेकिन रहती कम थी और झुग्गियों के अंदर रुकी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर आपको इस देश के लिए काम करना है, अगर आपको लोगों के लिए काम करना है, तो आपको ज़मीन पे रहकर काम करना पड़ेगा। आपको लोगों का दर्द तभी समझ में आएगा जब आप वो महसूस करोगे जो वो महसूस कर रहे हैं। झुग्गी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैंने वहाँ जाकर सीखी कि चाहे कितनी भी मुश्किल ज़िंदगी है, इंसान हर जगह खुश होना सीख लेता है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं गई तो इसलिए थी कि मैं लोगों को बड़ी मदद करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितनी भी लोगों से इंटरेक्शन करा, जिनकी मैंने कुछ मदद भी करी होगी, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में इतनी मदद कर दी, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि मैंने बहुत दुआएँ कमाई और मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, आज भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि वो दुआएँ मेरी एक सुरक्षा कवच आज तक बन के चल रही हैं। उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हम लोगों ने शुरू करा। I was the youngest core committee member of India Against Corruption, and बड़ा amazing movement था. It was so powerful, and then we became political. एंड देन उसके बाद एक दिल्ली महिला आयोग की मेरी पूरी जर्नी रही। 9 साल में हमने 1,70,000 केसेस की सुनवाई करी। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पूरे देश में महिला आयोग का नाम लेता है, तो वो हमारा नाम लेता है, क्योंकि उस तरीके का हमने बहुत निडर होके काम किया। लेकिन आई स्टिल थिंक कि मैं दिल्ली महिला आयोग, बिकॉज़ आई बिकेम डीसीडब्ल्यू चीफ एंड आई वाज़ जस्ट 30, तो मुझे नहीं लगता कि मैं दिल्ली महिला आयोग में अच्छा काम कर पाती, अगर वो जो झुग्गियों में मैंने पिछले 10 साल काम नहीं करा होता। तो मुझे लगता है कि उस समय इनफैक्ट मेरे को सब लोग बोलते थे, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे, कोई सैलरी नहीं थी, वॉलंटियर कर रही थी, कुछ कभी कोई फ्रेंड ने कुछ हेल्प कर दी, कभी किसी ने हेल्प कर दी, झुग्गी में रहती थी। बड़े बुरे हाल थे और मुझे लोग बोलते थे कि क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो, तुम्हें क्या मिल रहा है? अरविंद केजरीवाल जी तो फिर भी चलो यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तुम्हारे को क्या मिल रहा है? बट मैं उनको हमेशा यही कहती थी कि अच्छा काम कभी ज़ाया नहीं जाता, और मैं रियली में दिल से ये मानती हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते हैं, आपका वो काम कभी ज़ाया नहीं जाता। और आज अगर मैं राज्यसभा की एमपी हूँ, तो मुझे लगता है कि इसी संघर्ष की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, अपने दम पे यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैं बहुत भगवान को मानती हूँ और बहुत भगवान को हर दिन शुक्रिया करती हूँ। राइट। स्पीकिंग ऑफ विच, अभी दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे हैं इन कपल ऑफ डेज ओनली, और आप काफ़ी उसमें गंभीरता से उसमें आप एक्टिव रही हैं। सो ये हाउ एंड व्हाई दीज इलेक्शंस आपके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है इलेक्शंस तो सभी इम्पोर्टेंट हैं और होने चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से हमारी डेमोक्रेसी का एक दुर्भाग्य है कि 5 साल में हम एक बार वोट देते हैं। तो जब एक बार हम वोट देते हैं, तब तो हम बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इलेक्शंस बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन 5 साल में गवर्नेंस में
हम कैसे पार्टिसिपेट करें, हम कैसे अपने नेताओं को अकाउंटेबल रखें, वो मेरे हिसाब से हमारे देश में उस लेवल की डेमोक्रेसी नहीं है। उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ग्राम पंचायतों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आज आप दिल्ली का हाल देखें, दिल्ली सरकार पिछले 10 साल से यहाँ पे है, और 10 साल में अगर आज आप हालात देख लें, आप कहीं पे भी चले जाइए मेरे साथ, मैं दिल्ली में जगह जगह पे घूम रही हूँ, आप भलसवा चले जाइए, आप द्वारका चले जाइए, सब छोड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी की खुद की कॉन्स्टिट्युएंसी कालका जी चले जाइए, सड़कें ऐसी टूटी पड़ी हैं, इतने बुरे हाल में हैं। मतलब आतिशी मारलेना जी की जो सड़कें हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी की, वहाँ पे मेरी अनगिनत लोगों से बात हुई, बुजुर्गों से बात हुई, बच्चों से बात हुई। मतलब एक महिला स्कूटी लेके 2 बच्चों को साथ लेके चल रही थी। उसने मुझे बताया कि मुझे डर लग रहा है कि कब मेरे बच्चे गिर जाएँगे, कब मैं गिर जाऊँगी। हर दूसरे दिन वहाँ एक एक्सीडेंट होता है, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती। तो फिर जो गवर्नेंस हो रही है, उसमें जनता कैसे पार्टिसिपेट करे? जनता जब कोशिश करती है कि एमएलए को पकड़े, कहाँ गया एमएलए? जैसे मैं संगम विहार गई, संगम विहार में स्विमिंग पूल बना हुआ है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था ना कि हम लेक्स बना देंगे, दिल्ली विल बी अ सिटी ऑफ लेक्स। तो वो लेक्स एक्चुअली सड़कों पे बन गए। आप संगम विहार में चले जाइए, वहाँ पे हर सड़क पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। मैं भी स्विमिंग करके 1-2 सड़कों पे बड़ी मुश्किल से निकली, फिर दूसरी सड़क पे गई, फिर वहाँ स्विमिंग करनी पड़ गई। तो स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं। तो अगर ये जो स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, जनता से मैंने पूछा कि भाई एमएलए नहीं आता? तो जनता कहती है कि नहीं, एमएलए ने बस एक बार चुना और उसके बाद 5 साल से तो हम उसको खुद ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। जब एमएलए नहीं बना था, तब ये तो लोगों ने मुझे बताया कि तब तो भाई स्कूटी पे आता था, और जब एमएलए बन गया तो फॉर्च्यूनर से नीचे कदम नहीं उतरते। तो ये जो समस्या है, इसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग हैं इस देश के, वो त्रस्त हैं, और दिल्ली में तो बिल्कुल पूरी तरीके से लोग त्रस्त हैं। अगर आप जाएं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो कूड़ा है उसके ढेर अलग अलग जगहों पे पड़े हैं, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम का तो हमने देखा था कि जून जुलाई में किस तरीके से वो 3 बच्चे, यूपीएससी की तैयारी करते हुए बच्चे, डूब के दिल्ली में मर गए। हालात इतने ख़राब हैं, और पानी, आई एम शॉक्ड, मैंने कभी ऐसा हाल दिल्ली में नहीं देखा। मैं 20 साल से दिल्ली में एक्टिविज्म कर रही हूँ। आप द्वारका की कॉलोनीज़ में चले जाइए, कॉलोनी में घरों में से, और ठीक ठाक घरों के टैप्स में से, नल में से काला पानी आ रहा है, जहरीला पानी आ रहा है। अभी मैं भलसवा की झुग्गियों में गई, भलसवा की झुग्गियों में पीला सड़ा हुआ पानी नल से सीधे आ रहा है, और उस पे झाग निकल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बियर घर घर बांटी जा रही है, जैसे इन्होंने शराब 1+1 फ्री कर दी थी, वैसे ही अब घरों के अंदर सीधे बियर आ रही है। और वो हालात उस पानी के इतने खराब हैं, मतलब पीना तो दूर की बात है, कोई उसको छू नहीं पा रहा है, उनको चर्म रोग हो रहे हैं। तो ये क्या हाल बना दिया है हमने। मेरी अंडरस्टैंडिंग में दिल्ली इस वक्त अपनी वर्स्ट सिचुएशन को झेल रही है, और इसीलिए ये इलेक्शंस और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट नाउ आप जब कह रही हैं पानी का, क्वालिटी का, एक टाइम था आई थिंक 2019 में या कभी, हमारे दिल्ली के घर में पानी का कलर ऐसा ही मडल्ड वाटर आया था, ठीक है। तो आई पोस्टेड अ पिक्चर कि थैंक यू अरविंद केजरीवाल फॉर द वाटर। तब ही वॉज द दिल्ली जल बोर्ड के वो चीफ भी रहते थे तब। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स गॉट सो अब्यूजिव कि आप कोको कोला, हम लाइक, आप आर यू रीडिंग योर ओन ट्वीट्स? आप जो कह रहे हैं, आप यू आर अक्यूजिंग मी ऑफ शेयरिंग पिक्चर ऑफ कोको कोला, बट नो, दैट्स एक्चुअली द वाटर। ये हमें पीने का पानी सप्लाई किया हुआ है, एंड आपको इसमें आपको आप हंसी मजाक कर रहे हैं इस बात पे। एंड स्पीकिंग ऑफ वाटर, 2020 के इलेक्शंस के पहले केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था कि यमुना साफ कर देंगे, और अगर इस वाले इलेक्शन के पहले अगर वो डुबकी ना मारे तो उनको वोट ना दिए जाए। मैम 2015 से ये यही बोल रहे हैं। 2015 से यही बोल रहे हैं। 2015 में भी उन्होंने यही And बोला था, he's 5 साल मांगे थे। फिर 2020 में उन्होंने ये कहा कि अगर मैंने यमुना साफ नहीं करी तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, मुझे वोट मत देना। उन्होंने ये भी कहा था कि पहली डुबकी मैं खुद लगाऊंगा। तो आज तक तो वो डुबकी अभी तक लगी नहीं है। he's denying that he ever made such a promise also. इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट, एंड आई थिंक The इतनी भी audacity. शॉर्ट पब्लिक मेमोरी नहीं होती है। हमें याद है, सबको याद है, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप इतने आसानी से झूठ बोल देते हैं। ये तो बिल्कुल ही सफ़ेद झूठ है।
एंड कंसिडरिंग कि ये पॉलिटिकल पार्टी ये थी कि विच केम टू पावर ऑन प्लैंक ऑफ नॉन करप्शन, ठीक है। नहीं, अब मैं पहले तो यमुना पे भी ख़त्म करना चाहूँगी, जी। बात पूरी करना चाहूँगी। आप देखिए 10 साल हो गए यमुना में। अभी डीपीसीसी ने एक रिपोर्ट निकाली है, जो कि सरकारी डिपार्टमेंट है, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट है। उसने रिपोर्ट निकाली है कि 7,000 करोर्स हैव बीन स्पेंट इन द पास्ट ईयर्स टू क्लीन यमुना। 7,000 करोड़ कहाँ चले गए? आज यमुना नदी, जिसका वर्णन हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, जिसको हम सब माँ की तरह मानते हैं, आज वो नाला बन के रह गई है। हर दिन 22 नाले सीधे सीधे विलय होते हैं यमुना नदी में। 238 एमजीडी हर दिन अनट्रीटेड सीवेज सीधे सीधे यमुना नदी में जा रहा है। 55 एसटीपीज की दिल्ली में जरूरत है, सिर्फ 35 हैं, और उनमें से भी 22 एसटीपीज आर नॉट मीटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हम कहाँ की बात करते हैं? हम कौन सी यमुना को साफ करने की बात करते हैं? ये जो हम सपने बेचते आए हैं, वो सपने कब पूरे होंगे? अब ये बेशर्मी से ये कहते हैं कि नहीं, हम अगले 5 साल में कर देंगे। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुना जिसमें अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया कि यमुना क्यों नहीं साफ करते, तो उन्होंने साफ बोला कि यमुना साफ करने से वोट नहीं आएंगी। मतलब ये आदमी ये मानता है कि काम करने से वोट नहीं आती। और यमुना नदी जो हमारी माँ के समान है, माँ की सेवा करने के लिए भी तुम ये देखोगे तुम्हें वोट आती है या नहीं आती। ये किस तरीके की बातें हैं? करेक्ट, करेक्ट। इनफैक्ट ये हमेशा से ये उनका ये रहा है कि हम वोट की राजनीति नहीं करेंगे, लोगों की सेवा करने आए हैं, मैं आम आदमी हूँ जी। वो ओवर साइज शर्ट पहनेंगे टू अपीयर मोर रिलेटेबल, लेकिन 25,000 की जैकेट पहनेंगे। वो वेगनर पहले चलाते थे एज अ कॉमन मैन्स कार, एंड नाउ ही हैज़ एन फैंसी एसयूवी। बट यू क्वेश्चन हिम ऑन दैट एंड ही हैज़, उनके पास सारे एक्सक्यूजेस है सिवाय उसके कि एक्सेप्ट करने के कि वो पॉलिटिशियन है। ही इज़ अ प्रॉपर, वही उनका वो हो चुका है, एंड दैट ही हैज़ नो लॉन्गर द मोरल फिल्टर्स। वो जो एक होना चाहिए एज अ पॉलिटिशियन, ऑल्सो एज अ पब्लिक सर्वेंट, कि आप में वो हो। बट उनका इनफैक्ट जब उन पे एलिगेशंस लगे हैं ऑफ द लिकर स्कैम, ठीक है, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि वो इनोसेंट है, उनको फंसाया जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट द होल सिचुएशन ऑन लिकर स्कैम? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जब हमने ये कहा और हमने कस्में खाई कि हम कभी भी जब सरकार में आएंगे तो हम बड़ा घर नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। और आज अगर आप देखें, जब कोविड चल रहा था, जब दिल्ली जल रही थी, जब दिल्ली इतनी त्राही त्राही मची हुई थी, दिल्ली में लोग मर रहे थे, तब ये आदमी बैठकर अपना शीश महल बनवा रहा था। मतलब उस घर में, और मैं गई हूँ उस घर में, वो घर इतना चमकता है और इतना बड़ा है और इतना आलीशान है कि मतलब विश्वास ही नहीं होता कि ये अरविंद केजरीवाल जी का घर है, उनके द्वारा बनवाया गया, और वो भी सरकारी पैसों से। सरकारी पैसों से कई 100 करोड़ लगाकर आपने अपना घर बनवा लिया। उस घर के अंदर 6 करोड़ के पर्दे हैं, 50 लाख का कारपेट है, हर कमोड, और पता नहीं कितने कमोड हैं, 10 से 15 लाख के हैं। अरे बार बनवा लिया अपने घर के अंदर। बाहर तो आप शराब 1+1 फ्री बिकवा ही रहे हैं, और घर के अंदर आपने बार बनवा लिया, और कोई आपसे सवाल पूछने वाला नहीं है। और सवाल कोई पूछे तो आप उल्टा उसी को समझा देते हैं कि ये तो होता ही है, ये तो करना ही पड़ता है। ये क्या बात हुई? सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, मैं सुन रही थी आजकल बड़ी हाई तौबा मची हुई है कि पंजाब सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तो इनको Z+ सिक्योरिटी दिल्ली से मिली हुई है, दिल्ली पुलिस से। मतलब 70 पुलिस वाले राउंड द क्लॉक दिल्ली में इनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, लेकिन ये इनके लिए काफी नहीं है। तो इन्होंने पंजाब से भी इलीगली Z+ सिक्योरिटी ले रखी थी। मतलब 70 पुलिस वाले पंजाब की भी इनकी नॉन स्टॉप सिक्योरिटी कर रहे थे, और जैसी वो चली गई तो इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है। और ये वो हैं जिन्होंने कस्में खाई थी कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। इतना डरते क्यों हैं अरविंद केजरीवाल जी? आज तक मेरे को तो अभी तक एक भी सिक्योरिटी नहीं ली, ना मिली ना हमने ली। तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? किस बात के लिए आप इतना डर रहे हैं? जहां तक लिकर स्कैम का सवाल है, ये पूरा देश जानता है कि ये स्कैम हुआ है।
मैं तो इनसाइडर हूँ, मैं तो अंदर पार्टी के अंदर हूँ, और मैं पार्टी में इतने समय रही हूँ, और मैं आज भी पार्टी की ही कार्यकर्ता हूँ। मैं तो बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ कि ये स्कैम हुआ है, और मेरा ये मानना है कि जो जो लोग इस घोटाले में शामिल हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि उन्होंने इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है, क्योंकि इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने हमको सपोर्ट करा है। हमने उन्हें एक ऐसा सपना दिखाया कि हम इस देश को बदलेंगे, इस देश की राजनीति को बदलेंगे, और इस देश के लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों ने उस सपने को माना और हमको हर तरीके से निस्वार्थ सपोर्ट दिया, और हमने उनके साथ गद्दारी करी। मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से इस शराब घोटाले में शराब एक बोतल कोई लेके जाएगा तो उसको एक बोतल और मुफ्त दी जाएगी, ये गवर्नेंस है। शर्म नहीं आती? अगर हम शराब इस तरीके से बिकवाएंगे और बंटवाएंगे, क्या उससे महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं किसी भी स्टेट की? मतलब हालात ये हो गए थे कि गली गली में ठेके खुल रहे हैं, हर गली में ठेके खुल रहे हैं। ये कहाँ से सही है? मतलब गुरुद्वारे के बगल में ठेके खुल गए, मंदिरों के बगल में ठेके खुल गए, महिलाएं जिस घर में रह रही हैं उसके घर के नीचे ठेके खुल गए, और आप चुप हो, आप मौन हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला है। और उसमें जैसे सीएजी की रिपोर्ट में पता चला कि 2000 करोड़ का घोटाला है, और आप उसके बाद, क्योंकि जब फिर जेल गए और उससे कितना बड़ा कलंक लगा है, कितनी शर्म की बात है, और उसके बाद आप ऐसे बन जाते हैं कि जेल तो भगत सिंह भी गए थे। तो मतलब आप इस देश का अपमान करते हैं, इस देश में जो सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं भगत सिंह जी, आप उनका भी अपमान करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? I think at some point you seem really disillusioned from the party. A party you built, you were very core member of the party. जो उनकी टीम थी, आप शुरू से जुड़ी हुई obviously. So you shaped it the way it has become. But आज ऐसा लग रहा है कि since couple of months you have been quite disillusioned. आपकी the way आपके media bites रही हैं, आपका कंडक्ट, आप यू आर बैक टू बीइंग एन एक्टिविस्ट सो टू से, आप जा रही हैं जैसे कि काका जी गई हैं, बहुत सारी जगह पे आप गई हैं और दिखाया है कि ये सड़कें टूटी हुई है, जैसे स्विमिंग पूल हो चुके हैं. तो what made you, what was the trigger आपको eventually that things just went so out of hand that you are completely off the thing? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी से बिल्कुल डिसइल्यूजन नहीं हूँ। मैं आज भी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हूँ, और मैं पार्टी के अंदर ही रहूँगी, और मैं हमेशा से एक बहुत इंडिपेंडेंट टाइप की महिला रही हूँ। अगर आप दिल्ली महिला आयोग में भी मेरा काम देखेंगे तो 9 साल में जितने मैंने नोटिसेस केंद्र सरकार को करे, उतने ही नोटिसेस मैंने दिल्ली सरकार को भी करे। और जो एक्टिविज़्म है वो मेरा हमेशा से रहा है। चाहे दिल्ली महिला आयोग के ज़रिए कितनी बार मैं स्ट्रीट लाइट्स जो नहीं लगी हुई हैं, जो दिल्ली सरकार को लगानी है, उनको एक्सपोज़ करती थी, कहाँ कहाँ मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। इसी तरीके से टॉयलेट्स जो इतने बुरे हाल में रहते हैं, आज भी दिल्ली के टॉयलेट्स मतलब हॉरिबल कंडीशन में हैं, और मैं रात में जाती थी, सुबह सुबह जाती थी, वहाँ जाकर मैंने उनको एक्सपोज भी करा और मैंने उनको ठीक भी करवाया। इसी तरीके से दिल्ली सरकार के जितने शेल्टर होम्स थे, उनके ऊपर भी मैंने बहुत एक्शन करवाया। मैं रात रात भर वहाँ रुकी, एक्सपोज करा मैंने, मीडिया ने भी उसको कवर करा, और उसके बाद मैंने वहाँ पे काफ़ी चेंजेस करवाए। तो मेरा तो हमेशा से स्टाइल ही एक्टिविज़्म का रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं मानती, मैं अपने आप को एक एक्टिविस्ट ही मानती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है लोगों के काम करना, लोगों के काम करवाना। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मुझे उसमें मज़ा आता है, दैट इज़ माई किक. माई किक इज़ ओनली टू बी एबल टू हेल्प पीपल, एंड आई थिंक दैट शुड बी एवरीबडीज किक एज वेल. I'm sorry, what was your question? No, I my question lost. was what led to it. Yeah. Because Oh, obviously, yeah, yeah. generally Okay. Yeah. politicians, they toe the party Right, line, right? right. But you clearly are not doing it. So, मैं हमेशा से एक एक्टिविस्ट रही हूँ। अब जो पिछले 6 महीने की आप बात कर रहे हैं, मैं ये मानती हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मुझे कुछ और लगता था। ये तो है कि मैं इनको पिछले कई सालों से जानती हूँ। जैसे मैं 2006 से इनके साथ काम कर रही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ। तो 2006 से जब मैं इनके साथ काम कर रही थी स्टार्टिंग में, तो मुझे ये लगता था कि ये देश बदलेंगे। पर धीरे 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 ओवर द ईयर्स इनकी जो हरकतें मैंने देखी, तो उससे
मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रति आज भी हम सब जितने भी लोग हैं पार्टी में, हम सब बहुत डिsillusioned हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि जो आदमी जिसकी कथनी और करनी में बिल्कुल 360 डिग्रीज का फर्क हो जाए, 180 डिग्रीज बदल जाए वो आदमी, तो फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो बड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो वो उनकी जो अरविंद केजरीवाल जी से डिsillusionment है वो तो पूरी तरीके से है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं दिल से मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी एक साधु के भेष में रावण है। क्योंकि अगर आप देखें 2006 से इनके साथ जमीन पे काम कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ एक किताब लिखी है, उसका नाम है स्वराज। उस किताब का अगर आप एक्नॉलेजमेंट्स देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को मेंशन करा है कि अगर ये 2 लोग नहीं होते तो उनकी जर्नी इनकम्प्लीट थी। उसमें एक मनीष सिसोदिया है और एक स्वाति मालीवाल है। तो मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने हमेशा इनको सपोर्ट करा, जब कुछ पैसे नहीं थे, कोई पावर नहीं था, कोई ग्लैमर नहीं था, कोई महिला आयोग नहीं था, कोई मुख्यमंत्री नहीं था, मैं तब से काम कर रही हूँ। और मैंने इतनी मेहनत करी और अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पिटवा दिया, मुझे इतनी बुरी तरीके से पिटवाया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे थप्पड़ मारे गए, मुझे लिटा के ज़मीन पे जूतों से पीटा गया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही और अरविंद केजरीवाल जी घर के अंदर थे और वो बाहर तक नहीं आए, वो ड्राइंग रूम तक नहीं आए। उनके ड्राइंग रूम में उनके पीएस ने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा। उसके बाद उन्हीं के घर के सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए। एक वीडियो बनी 50 सेकंड्स की रिलीज करी गई, जबकि वो 10 मिनट की वीडियो है। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि वो 10 मिनट बताओ तो सही, लोगों को दिखाओ तो सही, मैं कैसे रोई हूँ, मैं कैसे बिलखी हूँ, मैंने कैसे आपके हाथ पैर जोड़े हैं। आपने वो पूरी की पूरी वीडियो हटवा दी। वो वीडियो सामने क्यों नहीं लेकर आते? और उसके बाद आप अरविंद केजरीवाल जी का व्यवहार देखिए। एक बार जैसे ही मैंने एफआईआर दर्ज करा दी, और देखिए मैं 18 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ, मैंने फिर भी उनको एफआईआर दर्ज करते हुए तक, जबकि उनके घर में पीटा गया और जबकि मैं दिल से मानती थी कि इन्होंने ही पिटवाया है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया 1 to 2% का, कि क्योंकि वो उस कमरे में नहीं थे तो हो सकता है कि किसी ने कोई साजिश कर दी हो और अरविंद केजरीवाल जी डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। बस एक 1 to 2%, मतलब एक वो फीलिंग होती है ना, कभी कभी आप सच दिख रहा हाँ, है लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते, यू वॉन्ट टू बी इन डिनायल मोड। And in that moment, the moment I filed my FIR, the moment my 164 statement happened, look at what they did. संजय सिंह जी आए थे, उन्होंने मेरे हालात देखे थे, उन्होंने मुझे रोते हुए तड़पता हुआ देखा था, उन्होंने मेरी चोटें देखी थी और उन्होंने ये देखा था, क्योंकि वो मुझे कई सालों से जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, वो जानते हैं कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करती। तो एक ऐसी लड़की जो मरने से नहीं डरती, वो किसके दबाव में आके कुछ गलत करेगी? ऐसी लड़की के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा करवाया और उसके बाद पूरी तरीके से चरित्र हरण करा गया। उनकी पार्टनर इन क्राइम हैं आतिशी मारलेना जी, उनको उतारा गया और उन्होंने हंस हंस के मेरा चरित्र हरण करा कि देखिए इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखिए इसके तो सर नहीं फूटा, ये तो एजेंट है, ये तो झूठ बोलती है। मतलब उन्होंने आपदा में, जो मेरी आपदा थी, उसमें उनको अवसर मिला। मैं ये मानती हूँ कि इंसानियत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। राजनीति चाहे भले चमक जाए, अगर आप इंसान ही नहीं रहोगे तो फिर काहे की आपकी राजनीति। तो ये हाल इन्होंने करा और उसके बाद इट्स डजंट स्टॉप देयर। उसके बाद विभव कुमार, जिस गुंडे ने मुझे मारा इतनी बुरी तरीके से, अरविंद केजरीवाल जी उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे उतरे। अरविंद केजरीवाल जी ने आज इस देश के सबसे बड़े वकील, सबसे महंगे वकील, सबसे नामी वकीलों की फौज तैयार कर रखी है, जो विभव को पिछले 6 महीने से बचा रहे हैं। मैं तो अपना केस अकेले लड़ रही हूँ। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विभव एक गुंडा है और बेल देते हुए रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि इसको कोई और इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी जाएगी। पर तुरंत जैसे ही वो बाहर आया, विभव कुमार को पंजाब सीएम का चीफ एडवाइजर नियुक्त कर दिया गया है। इट्स एन ऑफिशियल पोजीशन। उसको कैबिनेट मंत्री से ज्यादा सैलरी मिलती है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड डीजीपी ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट इज रिपोर्टिंग टू अ गुंडा लाइक विभव कुमार, all on the instructions of Mr. Arvind Kejriwal. Otherwise ऐसा क्या
काम करा है विभव कुमार ने, उसकी तो पढ़ाई भी ऐसी ही है, वो कैसे चीफ एडवाइजर बन गया, वो क्या ज्ञान देगा भगवंत मान जी को कि महिलाओं को कैसे पीटा जाना चाहिए। तीसरी बात, इस पे भी वो संतुष्ट नहीं हुए। विभव कुमार को अब Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है पंजाब सरकार द्वारा। पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट। बॉर्डर स्टेट में 70 पुलिस कमांडोज राउंड द क्लॉक विभव कुमार की सुरक्षा करेंगे। उसके साथ गाड़ियों का काफिला चला करा करेगा, 7 गवर्नमेंट कार्स, उनके साथ फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस चलेगी, बुलेट प्रूफ उनकी गाड़ियां होंगी, और ये सब at the cost of Punjab's exchequer, which is already debt ridden. And this is being done by Mr. Arvind Kejriwal ji. और इस पे भी वो अभी संतुष्ट नहीं हुए। The story doesn't end here. दिल्ली में एनडी गुप्ता जी हैं, जो हमारे सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, सबसे बुजुर्ग सांसद हैं, अरविंद केजरीवाल जी के पिताजी की उम्र के सांसद हैं। उन सांसद के जो घर मिला हुआ था, जो कोठी मिली हुई है उनको, इट्स अ स्प्रॉलिंग बंगलो, जो एमपी की कोठी है, सरकार द्वारा जो उनको दी गई है, उस कोठी से उस बुजुर्ग सांसद को अरविंद केजरीवाल जी के दबाव में बाहर करा गया है, और उस घर में अब विभव कुमार जी रह रहे हैं। So this is the Arvind Kejriwal model of governance. So you tell me, how will I not be disillusioned by Mr. Arvind Kejriwal? This actually sounds like कि reward दिया जा रहा है उनको for beating you up. Absolutely. अरविंद केजरीवाल जी एक्चुअली एक बहुत कायर इंसान है। अगर उनकी हिम्मत है तो सामने से लड़े। ये क्या गुंडों को, लोगों से को पिटवा कर ये बड़े दबंग बनते हैं। इन्होंने पहले चीफ सेक्रेटरी पिटवाया, उससे पहले इन्होंने प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र शांति यादव, भूषण जी, मतलब प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी इनके साथ मैम पिछले कई सालों से हैं। मैं तो 2006 में जुड़ी, उससे पहले से वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से इनको सपोर्ट करा। शांति भूषण जी वो इतने बुजुर्ग हैं और इन्होंने उनको पिटवाया, उनको धक्कम धुक्का करवाया, इनको बाहर फेंकवाया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी की जो वायलेंट स्ट्रीक है ना, ये खुद नहीं मारते, ये गुंडे छोड़ देते हैं और वो गुंडों से पिटवाते हैं। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को आपके माध्यम से ओपन चैलेंज करना चाहती हूँ, हिम्मत है ना तो आगे से, सामने से आके लड़ो, और हिम्मत है तो ये बताओ इस देश को कि मुझे क्यों पिटवाया। क्योंकि जैसे ही मेरा नाम लिया जाता है, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी, कि जैसे ही मेरा नाम लिया जाता है अरविंद केजरीवाल जी बड़े कांपने लगते हैं, बड़े डर जाते हैं। उनसे जब पूछा गया कि स्वाति मालीवाल की पिटाई पे क्या कहना है, तो उनका डर उनकी शक्ल पे साफ जाहिर था और वो माइक डर के इधर उधर करने लग गए। तो अरविंद केजरीवाल जी को ओपन चैलेंज करती हूँ, आइए कोई भी चैनल चूज कर लीजिए, कहीं पे भी बैठ जाइए, एक लाइव नार्को टेस्ट करवाते हैं, एक लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाते हैं। अगर मैंने जो भी बोला उसमें एक भी बात मैंने अगर गलत बोली है तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी मस्ट कम इन फ्रंट ऑफ द कंट्री एंड मस्ट टेल द कंट्री व्हाई द हेल डिड ही बीट मी अप। Well, I hope he does take up the challenge. Speaking of challenges, I want to come back to the Delhi Chief Minister. आपने बोला कि एज आप एक तो कंसिडरिंग आप दिल्ली विमेन कमीशन की चीफ रही हैं, सो ऑब्वियसली यू हैव डेल्ट विथ विमेन इश्यूज फार मोर. टू एज अ वुमन टू सी अनदर वुमन से समथिंग लाइक दिस ऑन द वट एवर हैपन टू यू, आपको उस टाइम पे कैसा लगा? एंड आपने कई बार ऐसा भी बोला है अबाउट Atishi Marlena's parents having signed the petition to save Afzal Guru from hanging. So explain what the current Delhi Chief Minister is and how she is a cautionary tale. मुझे ऐसा लगता है कि आतिशी मार्लेना जी एक ज़ीरो परफॉर्मेंस मिनिस्टर और एक ज़ीरो परफॉर्मेंस चीफ मिनिस्टर की तरह इस देश में याद रहेंगी। बहुत शर्म की बात है कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कालका जी के आज इतने बुरे हाल हैं कि वहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़ा पड़ा है और पानी वहाँ पे बहुत गंदा आ रहा है। तो जो चीफ मिनिस्टर, और वो कई लंबे समय तक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर रही हैं, जो अपने ही एरिया को ठीक नहीं कर सकते, वो दिल्ली को क्या ठीक करेंगे? और अफजल गुरु प्रेमियों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अफजल गुरु जो मास्टरमाइंड था पार्लियामेंट पे अटैक पे, जिसमें
हमारे जवान शहीद हुए, पार्लियामेंट का स्टाफ शहीद हुआ। जो अटैक को याद करके हम सबका खून खौल जाता है, उस अफजल गुरु को बचाने के लिए आतिशी मारलेना जी की माता और पिता ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। उन्हें बार बार मर्सी पेटिशंस लिखे राष्ट्रपति जी को कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए, कि अफजल गुरु निर्दोष है। तो एक ऐसे परिवार से आतिशी मारलेना जी आती हैं, और आतिशी मारलेना जी जो कि अब मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री निवास में रहती हैं, और वहाँ पे हर तरीके की कॉन्फिडेंशियल दिल्ली सिक्योरिटी को लेके, नेशनल सिक्योरिटी को लेके फाइल्स आती हैं, और आतिशी मारलेना जी जो उनके पेरेंट्स वहीं रहते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इट्स नॉट अ पर्सनल अटैक, इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। आज तक आतिशी मारलेना जी ने अफजल गुरु पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं करा है। आज तक आतिशी मारलेना जी ने अपने पेरेंट्स के स्टेटमेंट्स को कंडेम नहीं करा है। तो ये तो एक ऐसी बात हो गई जिसको मतलब मैंने तो इनफैक्ट पहले भी बहुत बार ये इश्यूज इंटरनली रेज करे, और मैं क्या, पूरी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स अरविंद केजरीवाल जी तक गए हैं। उन्होंने बोला है कि भाई क्या कर रहे हो, यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, पॉलिटिक्स असाइड, national security is the most important issue, and we cannot mess with it. Right. I would also like to ask you at this point कि आप as your own future as a political activist, आप चाहेंगी कि future में, because I'm not sure how things will progress, and maybe केजरीवाल is too scared to आपको निकालने इसका पार्टी से. I don't know how things will work out. बट डू यू कंसिडर कि आपको पॉलिटिक्स में ही रह के आपका एक्टिविज्म का जो भी आपके मॉरल्स है, आपके जो व्यूज़ है, विजन्स है, वो करने हैं? आई आस्क बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि एज अ दिल्ली वुमेन कमीशन की जब चीफ, यू हैव सीन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन फ्रॉम वेरी क्लोज, एंड अब जैसे कि अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो जाएगा तो थिंग्स विल ऑब्वियसली चेंज फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स. हाउ डू यू सी things going further on those lines? See, I am a political activist and I will remain a political activist. And मैं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हूँ. अरविंद केजरीवाल जी को मैं पसंद नहीं हूँ, तो वो पार्टी को चला रहे हैं, उनकी लीडरशिप है अभी, तो वो निकाल दें मेरे को. पर मैं क्यों पार्टी छोड़ूं? मैं तो अभी भी आम आदमी पार्टी का जो सपना है उसमें बहुत अच्छे से विश्वास करती हूँ. इस देश की राजनीति बदली जानी चाहिए. इस देश के नेता सीधे सीधे जनता के प्रति अकाउंटेबल होने चाहिए. तो मैं तो नहीं बदली, मैं तो अपनी थॉट प्रोसेस आज भी वैसी रख रही हूँ. मैंने तो कोई शीश महल नहीं बनाया, मैं तो कोई अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ाई नहीं कर रही. मैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ग्लॉस्टर्स में नहीं घूम रही जो अरविंद केजरीवाल जी घूम रहे हैं. मैंने तो किसी को नहीं पिटवाया. तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पिटवाया, और उसके बाद मुझसे ये आशा की जा रही है, कुछ सोशल मीडिया पे बैठ के चिंटू इस तरीके की बातें करते हैं कि मैं छोड़ दूं पार्टी. मैं क्यों छोड़ूं पार्टी? मैंने जब कुछ गलत नहीं करा तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी पार्टी. तो अगर अरविंद केजरीवाल जी में हिम्मत है तो पहले तो वो सच कबूलें और वो पार्टी छोड़े. और अगर उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत करा तो हिम्मत दिखाइए, आप निकाल दीजिए मेरे को. पर मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आई एम स्टिल ऑन माई आइडियल्स. जहां तक पॉलिटिकल एक्टिविज्म का सवाल है, मैम, आई थिंक आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड इफ दैट पोजिशन इज यूज्ड वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, आई थिंक आई कैन मेक इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ चेंज. आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. पंखा रोड है, इट्स एन आर्टीरियल रोड ऑफ दिल्ली. वहाँ पिछले 2 सालों से कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है. मतलब बड़ी रोड है एंड उसमें 2/3 सड़क के ऊपर कूड़ा पड़ा था. अगर बस जा रही है तो उसके पीछे 2 ऑटो जा रहे हैं. मतलब सिंगल लेन में लोगों को चलना पड़ रहा है. उसकी वजह से घंटों घंटों जैम लगते थे. मुझे पता चला, मैं वहाँ पे गई, मैंने वो इशू रेज करा, और एमसीडी ने 1 दिन के अंदर अंदर जेसीबी लगा के वो पूरा का पूरा एरिया साफ कर दिया. और अभी तक वो एरिया साफ है. और एमसीडी ने फिर वापस ट्वीट करके बोला कि मैम, वी हैव क्लीन्ड ऑलराइट दिस एरिया. So that is the power of a member of parliament. I think even common people, and especially common women, are very powerful. If they decide to use their power well, they can make a lot of change. And that is exactly what I have done all my life. But as a member of parliament,
I have a lot of power and I intend to use it for the people of this country. लोग कहते हैं कि आप पार्टी के खिलाफ काम कर रही हैं। मैं पार्टी के खिलाफ काम नहीं कर रही हूँ, मैं दिल्ली के लिए काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि दिल्ली के सारे नेता उनको इसी तरीके से काम करना चाहिए। राइट दिल्ली के नेताओं से याद आया अभी जैसे कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली इलेक्शंस यू थिंक इट विल बी वेरी टफ फॉर आम आदमी पार्टी टू विन और इफ एट ऑल आम आदमी पार्टी लूजेस यू नो जैसे कि डेमोक्रेसी है कुछ भी हो सकता है do you think this will be the final nail in the coffin of Aam Aadmi Party? Will it be able to resurrect itself as a stronger force? Maybe if there is any other way out on that. जी मैं तो ये बता सकती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं क्योंकि मैं ज़मीन पे उतरी हुई हूँ, मैं लोगों से बात कर रही हूँ और मैं आम आदमी पार्टी की सांसद की तरह ही जनता के बीच में जाती हूँ। तो जनता तो पकड़ रही है, जनता सवाल पूछ रही है, जनता पूछ रही है कि भाई ये सड़क बोली थी 10 साल पहले, अभी तक तो बनी नहीं। जनता पूछ रही है कि कूड़े कब हटेंगे, जनता पूछ रही है यमुना कब साफ होगी, कब वो फ्री पानी हमारे घर में आएगा। क्योंकि आज आप किसी भी झुग्गी बस्ती में चले जाइए, कॉलोनीज में भी आजकल ये हाल हो रखा है कि लोगों को घर में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, उनको पानी बाहर से खरीद के पीना पड़ रहा है। एक गरीब इंसान अगर 2,500 से 3,000 रुपए महीने का पानी पे खर्च कर रहा है तो काहे का फ्री पानी। तो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं। अब जैसे मैं गई ज़मीन पे तो बहुत महिलाओं ने मेरे को पकड़ लिया, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या 2100 रुपये तुम दोगे, 2100 रुपये का तुम वादा कर रहे हो। लोगों ने मुझे डांट लगाई। एक महिला लड़ गई मेरे से, उन्होंने मुझे ये बोला कि 1000 रुपये तुमने कहा था कि पंजाब में दोगे, 1000 रुपये हर महीने दोगे 2021 से, तो वो तो तुमने दिए नहीं। तो सवाल तो ये उठते हैं। अब आप एक बात बताइए, जब हमने 2021 में अनाउंस किया था तो दे देते ना। आज आपने हर पंजाबी महिला के 36,000 रुपये, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, वो मार लिया आपने। इसी तरीके से दिल्ली में बजटरी प्रोविजंस हुए थे इस साल कि 1000 रुपीज पर वुमन पर मंथ हम देंगे, दिल्ली सरकार देंगे। इट्स अ ग्रेट स्कीम, बिल्कुल इंप्लीमेंट होनी चाहिए, महिलाओं का भला होगा। लेकिन अब पूरे 12 महीने हो गए, आप ही की सरकार थी, आपने एक फाइल तक नहीं मूव करी। तो आपने दिल्ली की सारी महिलाओं का, हर महिला का 12,000 रुपए आप खा गए। वो पैसे कहां गए? क्यों नहीं आपने स्कीम इंप्लीमेंट करी? तो सवाल तो उठेंगे। तो मैं तो ये कह रही हूं कि भाई पंजाब में तो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा हुआ। अरे 5-10 दिन है, इनमें ही आप 1000 रुपए दे दो हर महीने हर महिला को, तो कम से कम लोगों को ये सवाल तो नहीं उठेंगे। क्योंकि आज तो लोगों के मन में बहुत डाउट होता है कि भाई चुनाव से 2-3 महीने पहले आपने अनाउंसमेंट करा। अच्छा, जिस समय आपने अनाउंसमेंट करा तब भी तो कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, 2 महीने थे। आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, उसकी जगह आप स्कीम इंप्लीमेंट कर देते तो लोगों के मन के अंदर डाउट खत्म हो जाता। तो इस बार इलेक्शन बड़ी मूलभूत बातों पे हो रहा है दिल्ली का, और लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। और मैं भी ये सवाल इसीलिए रेज कर रही हूँ क्योंकि बहरी हो रखी है सरकार। अगर अब भी सुन लेंगे, मैं तो यही होप कर रही हूँ कि अब भी सुधर जाएंगे। अब सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जनता सुधार ही देगी। जनता को आप क्या कहना चाहेंगे बिफोर दे गो टू वोट? नॉट फॉर एनी पार्टी एनी वन एज सच, बट अ जनरल मैसेज आप अगर आप कहना चाहें दिल्ली की जनता को तो आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो जनता को यही कहूँगी, और मैं ये मानती हूँ कि जनता बहुत समझदार है दिल्ली की। जनता उन्हीं को वोट देगी जिनसे जनता को लगता है कि ये उनके काम करेंगे। तो मैं तो जनता को यही कहना चाहती हूँ, लोगों को यही कहना चाहती हूँ, आपके पास जो भी पार्टी आती है, आप उनसे सवाल कीजिए, आप उनसे जवाब लीजिए, और जिनको देखकर आपको ये लगता है कि यमुना साफ कर सकते हैं, कि नालियाँ ये जो ओवरफ्लो कर रही हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं, कूड़ा हटा सकते हैं और सड़कें बनवा सकते हैं, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास लेवल सच में बनवा सकते हैं, उन लोगों को वो वोट दें। आप जब बोल रही है तब मुझे शौक, मतलब बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस द वेरी बेसिक थिंग्स दैट शुड बी द नॉर्म वो आज पॉलिटिकल प्रोमिसेस हो रहे हैं। सो ये एज एन इंडिविजुअल, एज अ वोटर, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू से। बट एनीवे, टू कंक्लूड, अगर आप obviously you are one of the youngest Rajya Sabha MPs, a lot of youth today because of social awareness, लोगों के काफ़ी political views हैं, they feel very strongly about lot of things. If there is someone, if there is a young person, if they want to join politics, you know,
what would be your message to the youth of India who have political aspirations and they want to join politics? I think each and every person, especially youth, especially young women, all of us, we need to be politically aware and we must join politics. It's a difficult world. It's not going to be easy, especially if you're a woman. It is not going to be easy at all. But I think everybody enjoys a challenge, and I think it is important that young people's voices are heard within the system. And very soon, I'm hoping that the historic women's reservation bill, it is going to be implemented, and once that gets implemented, I think it is going to be much easier for women to be able to participate in politics, and I really look forward to it. I really look forward to a day where we are at least 33% in number in state legislatures, in the parliament, and I think once that is achieved, I don't think politics is going to be just a man's world anymore. That's great, because I think the hand that rocks the cradle rules the world. Right. So I Right. think on that note, we can. I think it has been a great discussion. I had a great time. I hope you had fun too, and I I had a hope. good time. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for joining us. And on that note, we'll see you soon.